नमस्कार दोस्तों, मैं विश्राम स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द अर्थ क्लासेस। आज से हम 10th क्लास की एसएसटी सामाजिक विज्ञान पुस्तक के प्रथम चैप्टर की चर्चा करेंगे और इसे हम प्रारंभ कर रहे हैं। इससे पहले जो व्यक्ति हमारे चैनल को नए देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें नई नई वीडियो देखने के लिए और लाइक शेयर करना न भूलें। जैसा कि आपको पता है, हमने साइंस और मैथ की जो क्लासें हैं वो भी प्रारंभ कर रहे हैं 10th क्लास के आज से। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एजुकेशन से जोड़ने के लिए, शिक्षा में जोड़ने के लिए, जिससे वह अपना विकास कर सके और उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो जो हमारी एसएसटी पुस्तक है उसका प्रथम चैप्टर है अपना स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। क्या है भाई? स्वर्णिम भारत 1206 ईस्वी तक। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं भारत की। किसकी बात करते हैं? भारत की। कि स्वर्णिम भारत क्यों है? तो भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया किसे कहा जाता था? भारत देश का नाम था। भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा भारत को विश्वगुरु। अब विश्वगुरु क्यों कहा जाता था? क्योंकि लगभग जितनी भी सभ्यताएं हैं वो भारत से ही विकसित हुई हैं, भारत से ही उनका निकास हुआ है, इसलिए जितना भी ज्ञान है वो विश्व में, और इसे विश्व का गुरु कहा जाता है। इसके अलावा भारत को ही जम्बूद्वीप किस नाम से जाना जाता है? जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा द्वीपांतर, द्वीपीय दृष्टि से देखें तो भारत को प्राचीन समय में द्वीपांतर भी कहा जाता था। इसके अलावा भारत को इंडिया और हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो है स्वर्णिम भारत, यानी भारत के विभिन्न नाम। प्राचीन समय भारत को सोने की चिड़िया, विश्वगुरु, जम्बूद्वीप, द्वीपांतर, इंडिया और हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। ये अलग अलग नाम है जिससे भारत को जाना जाता है। अब हम करते हैं प्रारंभ। प्रारंभ का अर्थ है भारत का इतिहास। है भाई, भारत का इतिहास। तो इतिहास की बात करते हैं सबसे पहले कि इतिहास आखिरकार होता क्या है, इतिहास कहते किसे? तो अतीत में घटित हुई क्रमबद्ध घटनाओं के अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अतीत में घटित हुई क्रमबद्ध घटनाओं के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। उसी प्रकार इतिहास को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं? 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला आता है प्रागैतिहासिक काल। कौन सा है भाई? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आता है आधैतिहासिक काल। और तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। इतिहास को हम निम्न 3 भागों में बांटते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब सबसे पहले देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन किन को सम्मिलित किया जाता है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत उनको सम्मिलित किया जाता है कि जिन सभ्यताओं के हमें साक्ष्य मिले हैं पर उनके लिखित परिणाम हमारे पास नहीं है। साक्ष्य तो हमें खुदाई के दौरान प्राप्त हुए पर उनके लिखित प्रमाण हमारे पास प्राप्त नहीं है, उन्हें हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत लेते हैं। जैसे कि प्रारंभ में जब मनुष्य ने जीवन जीना प्रारंभ किया तो आदिवासी था, ठीक है, पहिए बनाए, ठीक है, लकड़ियों के पत्थरों के औजार बनाए, तो वो उत्खनन के दौरान साक्ष्य तो मिले हैं पर उनका लिखित कोई प्रमाण नहीं मिला है। वो किसके अंतर्गत आएंगे? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। दूसरा आता है आधैतिहासिक काल।
आधा ऐतिहासिक काल के अंतर्गत उन्हें लिया जाता है जिनके हमें लिखित प्रमाण भी मिले हैं और उत्खनन के दौरान साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, उनको हम आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन उन लिखित प्रमाणों को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, लिखित प्रमाणों को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, उन सभी सभ्यताओं को हम आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। क्या आता है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत उनको सम्मिलित किया जाता है जिनके हमें लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, लिखित और उत्खनन के दौरान उनके साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और उन लिखित ग्रंथों को पढ़ा भी गया है, उन्हें हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत लेते हैं। तो ये तीन भाग है इतिहास के, प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, ठीक है। आधैतिहासिक काल लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया है, और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और उनको पढ़ा भी गया है। इसको तो हम इतिहास कहते हैं। इतिहास को इन तीन भागों में बांटा। अब इनके दौरान जो सभ्यताएं विकसित हुई, सबसे पहला आता है सिंधु सभ्यता। कौन सी आती है? सिंधु सभ्यता। समय है लगभग इसका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता का विकास हुआ। अब सिंधु सभ्यता की जो हमें जानकारी मिली वो कहां से मिली? कहां से मिली? उत्खनन के द्वारा। किसके द्वारा? उत्खनन के द्वारा। दूसरा है पुरातात्विक अवशेषों के द्वारा। पुरातात्विक अवशेषों के द्वारा, यानी सिंधु सभ्यता का समय रहा 2500 ईसा पूर्व से लगभग 1750 ईसा पूर्व तक। और इनकी जानकारी, सिंधु सभ्यता की जानकारी है हमें कहाँ मिली? उत्खनन और पुरातात्विक अवशेषों के द्वारा। तो इसका उत्खनन किया, उसके द्वारा हमें मिली। और इसमें हमने देखा कि सिंधु सभ्यता है एक विकसित नगरीय व्यवस्था थी जिसमें व्यक्तियों ने सुचारू रूप से अच्छे मकान बनाए हैं, सड़कों का निर्माण किया है, यातायात का निर्माण किया, बंदरगाहों का निर्माण किया, और उसके द्वारा हमें बड़े बड़े अन्न भंडार मिले हैं, स्नान गृह मिले हैं, ठीक है। और ये सब सिंधु सभ्यता की खुदाई के दौरान, उत्खनन के दौरान हमें प्राप्त हुआ। इसके बाद आता है हमें हमारा वैदिक सभ्यता। कौन सा आता है? वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बाद आता है हमारा वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता का समय माना जाता है 1500 ईस्वी से 500 या 600 कर लेना, 600 ईसा पूर्व तक। किसका समय माना जाता है? वैदिक सभ्यता का समय माना जाता है। और वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में बांटते हैं भाई? दो भागों में बांटते हैं। पहली है ऋग्वैदिक काल, समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। इसका समय है जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। कब तक है भाई? 600 ईसा पूर्व तक है। ऋग्वैदिक काल के दौरान भारत के प्रमुख ग्रंथ जिनमें हम लेते हैं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद लिखे गए। ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद लिखे गए। वहीं हम उत्तर वैदिक काल में देखते हैं तो रामायण व महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे गए। तो
वैदिक सभ्यता को हमने दो भागों में बांटा, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब बांटा किस आधार पे था, यानी कि आधार जिसके आधार पर वैदिक सभ्यता को विभाजित किया गया। तो इसमें लोहे को आधार मानकर वैदिक सभ्यता को विभाजित किया गया। विभाजित किया गया। तो यहाँ वैदिक सभ्यता का समय था 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक था? 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक सभ्यता को हमने दो भागों में बांटा, ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ऋग्वैदिक काल के दौरान ऋग्वेद प्रमुख ग्रंथ, सबसे पहला विश्व का ग्रंथ है वो भारत का, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। और वहीं उत्तर वैदिक काल में रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे गए। और जो इसे विभाजित किया गया वो लोहे के आधार पर बांटा गया कि ऋग्वैदिक काल में लोहे का उपयोग नहीं होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग होना प्रारंभ हो गया। अब उत्तर वैदिक काल के अंत तक भारत में जनपदों का उद्भव होने लगा। क्या होने लगा भाई? जनपदों का उद्भव होने लगा। यानी कि जब उत्तर वैदिक सभ्यता का अंत हो रहा था, यानी कि जब समाप्त होने की कगार पे थी, तो उस समय भारत में जनपदों का उद्भव होने लगा। अब ये जनपद आए कहां से? क्या कह रहा है भाई? जनपदों का उद्भव होने लगा। तो ये जनपद आए कहां से? तो जनपदों को हम देखते हैं, जैसे कि पहले कबीले थे, एक कबीला है। क्या है भाई? एक कबीला। एक कबीले ने दूसरे कबीले पे क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया भाई? आक्रमण कर दिया। और वो दो तीन कबीलों को जीत लेता है। तो उस जीते हुए क्षेत्र को जब ये दो तीन कबीले मिल जाते थे तो जीते हुए क्षेत्र को क्या कहते थे? जन कहते थे। क्या कहते थे? जन। अब इस जन ने और अपना क्षेत्र विस्तारित किया और क्षेत्र बढ़ाया। तो वो क्षेत्र बढ़ा, उसे क्या कहा जाने लगा? जनपद। और इस जनपदों को और क्षेत्र बढ़ा गया। तो जो जनपदों का निर्माण हुआ, क्या हुआ भाई? और क्षेत्र बढ़ा, उसे हम कहते हैं महाजनपद। क्या कहते हैं? महाजनपद। यानी कि उत्तर वैदिक काल के अंत तक भारत में जनपदों का उद्भव होने लगा। अब ये जनपद थे जो आए कहां से? कबीले थे। कबीलों का पुनः अधिकार किया कबीले दूसरे अधिकार पर, तो क्या बना? जिला। वो जन बना। जोड़ जनों को मिलाकर जनपद बना और अधिक से जनपदों को मिलाकर महाजनपद का निर्माण हुआ। तो हम यहाँ महाजनपद, ये तो हमारा प्रारंभ था। अब बात करते हैं महाजनपद, यानी कि जनपदों को मिलाकर क्या बना भाई? महाजनपद। और इन महाजनपदों का वर्णन हमें किसमें मिलता है? बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। किसमें मिलता है? बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। अभी देखते हैं इसको। अंतिम हमने बात की कबीला, जन, जनपद और महाजनपद। बात करें महाजनपद की, तो महाजनपद का उद्भव किसकी बात कर रहे हैं? महाजनपद की। कबीले से जन बना, जन से जनपद बना, जनपदों से महाजनपद। अब महाजनपदों का वर्णन भारत में महाजनपदों का वर्णन बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय
बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। इस ग्रंथ के दौरान या अंगुत्तर ग्रंथ के दौरान अंगुत्तर निकाय ग्रंथ के अनुसार भारत में इस समय तक 16 महाजन पद थे। कितने थे भाई? 16 महाजनपद थे इस समय तक। ठीक है, और ये 16 महाजनपद, इन 16 महाजनपदों का उद्भव 6ठी शताब्दी, अब 6ठी शताब्दी के दौरान हुआ था। यानी कबीले जनपदा, जन से जनपद और महाजनपद। महाजनपदों का वर्णन भारत के बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अंगुत्तर निकाय ग्रंथ के अनुसार भारत में इस समय तक 16 महाजनपद, कितने थे? 16 महाजनपद थे, और इन 16 महाजनपदों का उद्भव 6ठी शताब्दी के दौरान हुआ था। कब हुआ था भाई? इन महाजनपदों का उद्भव 6ठी शताब्दी के दौरान हुआ था। अब जो ये महाजनपद है, ठीक है, ये महाजनपद है जो कितने थे और कब इनका उद्भव हुआ, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो वो चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे कि भारत के प्रमुख 16 महाजनपद कौन से थे, और हमारा टॉपिक होगा महाजनपद काल। क्या होगा भाई? महाजनपद काल। ठीक है, समय है इसका 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक। इसकी हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना न भूलें, साथ में कमेंट अवश्य रूप से करें अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है। ठीक है, नमस्कार, कल तक के लिए धन्यवाद।